हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। पिछले वीडियो में हमने मोकल और राणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। हमने जाना कि कैसे रावचूंडा को भी मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। उन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया और उसके बाद मोकल मेवाड़ का राणा बना, जो कि राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। उनके संरक्षक चूंडा बने। बाद में उनके संरक्षक उनके मामा रणमल को बनाया गया। और हमने ये भी जाना कि कैसे मोकल की हत्या चाचा मेरा तथा महपा पवार ने जिलवाड़ा राजसमंद नामक जगह पर कर दी थी। मोकल के बाद उनके पुत्र राणा कुंभा ने अपना शासन संभाला। उनकी माता थी सौभाग्यवती परमार और संरक्षक अभी भी रणमल थे। रणमल की सहायता से कुंभा ने पहले तो अपने पिता की हत्या का बदला लिया। बाद में रणमल का भी प्रभाव मेवाड़ में बढ़ने लगा और उसको किस तरह भारमली की सहायता से मार दिया गया। और रणमल का बेटा जोधा था, वो वहाँ से भागकर काहुनी गांव में शरण ले लेता है। ये वही जोधा हैं जो आगे चलकर जोधपुर की स्थापना करेंगे। हमने आवल बावल की संधि के बारे में पढ़ा, जो कि जोधा और कुंभा के बीच में हुई थी। उसमें सोजत पाली को सीमा बना दिया गया था मेवाड़ मारवाड़ की। जोधा को मंडौर वापस दे दिया गया था और कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से कर दी गई थी। सारंगपुर का युद्ध हमने देखा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। इसमें कुंभा विजयी हुआ और उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चंपानेर की संधि महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह ने मिलकर की ताकि वो कुंभा को पराजित कर सके। और इन दोनों ने फिर बदनौर का युद्ध किया, लेकिन उसमें वो कुंभा को पराजित नहीं कर पाए और खुद हार गए। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में हमने विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा। इसके अन्य नाम कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश आदि पढ़ा। जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में देखा। विजय स्तंभ की तुलना जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से की है, फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन टावर से की है। कुंभा के हमने किले देखे कि उन्होंने कौन कौन से प्रमुख किलों का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ किले के बारे में जाना। उसमें सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है। वीर विनोद, जो कि कवि राज श्यामल दास की पुस्तक है, उसके अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। कुंभा के साहित्य में भी रुचि देखी, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में हमने जाना। कुंभा की उपाधियां भी देखी। अब हम आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम रायमल से शुरू करेंगे। रायमल कुंभा के पुत्र थे। जो आवल बावल की संधि हुई थी उसमें कुंभा के बेटे रायमल और जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर, इन दोनों का विवाह करवा दिया गया था। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था। तो जो रायमल थे, उन्होंने एक तो एकलिंग जो मंदिर है उसका वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। और जो श्रृंगार कंवर है, इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसको घोसुंडी बावड़ी भी कहते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो रायमल का बारे में प्रमुख बातें यही हैं कि एक तो इनका विवाह श्रृंगार कंवर से हुआ था आवल बावल की संधि के तहत। एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया और उनकी पत्नी, जो कि जोधा की पुत्री थी, उन्होंने श्रृंगार कंवर, उन्होंने चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाया घोसुंडी में। अगर क्वेश्चन आता है कि आवल बावल की संधि के अंतर्गत किसका विवाह हुआ था, तो हम आंसर देंगे रायमल और श्रृंगार कंवर का। इसके बाद फिर हम देखते हैं घोसुंडी अभिलेख के बारे में। ये उसकी फ़ोटो है घोसुंडी अभिलेख की। समझ में आपको हालांकि इसमें कुछ नहीं आएगा। इसके बारे में हम देखते हैं। एक तो ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है घोसुंडी अभिलेख। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है जिससे वैष्णव या भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे वैष्णव या भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, तो आंसर होगा घोसुंडी अभिलेख। राजस्थान का यह प्राचीनतम अभिलेख है जिससे वैष्णव और भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। इससे एक जानकारी और मिलती है कि एक गजवंश के शासक थे राजा सर्वतात। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं, जिसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता है और जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाता है वो क्षेत्र आपका हो जाता है। अगर कोई आपको चुनौती देना चाहता है तो उस घोड़े को पकड़ लेता है, फिर आप उससे युद्ध करो, जो जीतेगा उसका उस क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है। तो जो रायमल की पूरी बातें थी, उसको मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी हेल्प से याद कर सकते हैं। देखिए, रायमल, मल से हम याद रखेंगे मैल। रायमल गंदा रहता था, नहाता धोता नहीं था, मैल जमा हुआ था उसके शरीर पर।
तो उसका श्रृंगार करने के लिए, श्रृंगार से हम याद रखेंगे श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया ताकि वो उसमें, बावड़ी क्या होती है, स्टेप वेल, ऐसा वेल होता है बड़ा कुआं टाइप का, उसमें स्टेप्स होती हैं इस तरह के, जो नीचे छोटा होता जाता है, यहाँ पानी भरा रहता है। तो उसने बावड़ी का निर्माण करवाया कि वो गंदा रहता है, नहाएगा उसमें तो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ये याद रख लीजिए, मल, श्रृंगार और बावड़ी, इसने इसका निर्माण कराया। तो हम याद रखेंगे रायमल की शादी श्रृंगार कंवर से हुई थी और उसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया। ये जो घोसंडी में बावड़ी बनवाई थी, देखिए इसमें वर्ड आ रहा है सुंडी। सुंडी से आप निकाल लीजिए सूंड, हाथी के सूंड होती है, तो सूंड हाथी की होती है, गज, हाथी को गज भी बोलते हैं। तो इससे याद रख लीजिए कि यहाँ पर गज वंश के राजा सर्वतात के बारे में जानकारी मिलती है। घोसुंडी जो अभिलेख है उससे गज वंश के राजा सर्वतात के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे ट्रिक है, आप चाहो हल्का सा एक बार देख लो तो चीज़ें याद रह जाएंगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब जो ये रायमल थे, इनके 3 पुत्र थे, पुत्र तो और भी थे पर 3 प्रमुख हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। एक तो है जयमल, दूसरे पृथ्वीराज और तीसरे सांगा। तो जो ये जयमल थे, ये सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इनकी जो सगाई हो गई थी तारा के साथ, तो एक बार ये शादी से पहले ही उससे मिलने जाते हैं, लेकिन सोलंकी उनको मिलने नहीं देते कि अभी तो आपकी शादी हुई नहीं है, विवाह के पश्चात ही आप मिलना। लेकिन वो बहस पर अड़ जाते हैं और उस कहासुनी में सोलंकिन की मृत्यु, सोलंकिन को मार देते हैं और इस तरह जयमल की मृत्यु तो हो जाती है। जो पृथ्वीराज थे, इनको उड़ना राजकुमार कहते हैं, फ्लाइंग प्रिंस। इनको बोलते हैं फ्लाइंग प्रिंस। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक जगह टिक कर रहते ही नहीं थे। आपको जब तक इनकी जगह के बारे में पता लगेगा तब तक आप पाओगे कि वो कहीं और ही पहुंच गए हैं। आज उदयपुर में आक्रमण कर दिया, कल आपको चित्तौड़ में मिलेंगे, फिर पाली साइड चले जाएंगे, अगले समय जो जालौर में मिल जाएंगे, कभी प्रतापगढ़ साइड मिल जाएंगे। तो ये एक जगह टिक कर रहते ही नहीं थे, कभी कहाँ आक्रमण, बहुत जल्दी जल्दी आक्रमण किया करते थे, इसलिए इनको उड़ना राजकुमार कहते थे। तो जो तारा थी, जिनके पहले सगाई जयमल के साथ हुई थी, जयमल की मृत्यु हो गई, उसके बाद पृथ्वीराज के साथ इनकी शादी हो गई थी। तो इसी तारा के नाम पर पृथ्वीराज ने जो अजमेर दुर्ग है, ये आप देख सकते हैं, अजमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, इसका नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था। तो पृथ्वीराज की बहन थी, पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई वो देखते हैं। पृथ्वीराज की बहन थी, तो उनकी शादी हुई थी, तो जो जीजाजी थे पृथ्वीराज के, उनको बहुत ही परेशान करते थे। तो बहन ने अपने भाई को बताया कि भैया ये ऐसे ऐसे मुझे परेशान करते हैं। तो पृथ्वीराज वहाँ पहुँच गए उनके पास और उनको अच्छे से धमकी दे दी कि अगर आगे से मेरी बहन को परेशान किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और पृथ्वीराज से डरते थे सब, क्योंकि बहादुर योद्धा थे। उस टाइम तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जब पृथ्वीराज वहाँ से विदा होकर आने लगे तो उनके खाने में लड्डू बांध दिए थे उन्होंने और उनमें जहर मिला दिया था। पृथ्वीराज को पता नहीं था। आगे चल के रास्ते में जब पृथ्वीराज ने वो लड्डू खाए जहर वाले, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में बनी हुई है। तो ये था पृथ्वीराज के बारे में कि उड़ना राजकुमार कहते हैं। रानी तारा के नाम पर तारागढ़ का फोर्ट का नाम रखा, जो कि पहले अजमेर दुर्ग था, और 12 खंभों की छतरी इनकी कुंभलगढ़ में है। फिर है राणा सांगा, ये भी उनके पुत्र थे, तीसरे नंबर के। तीसरे पुत्र जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उनमें राणा सांगा, या इनको संग्राम सिंह भी कहते हैं। इनका शासनकाल था 1509 से 28 तक। पिता इनके रायमल थे। भाइयों से विवाद, ये जो इन तीनों भाइयों में जो हमने अभी पढ़े, जयमल, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज और राणा सांगा, इन तीनों में शासन को लेकर विवाद चलता रहता था। तो ऐसा बोलते हैं, एक बार ये अपने शहर के बाहर कोई ज्योतिषी रहती थी, महिला थी, वो हाथ देखकर बता देती थी भविष्य को। उसके पास गए और उससे पूछा कि बताओ हम तीनों में से कौन सा राजा बनेगा। पहले तो उसने समझाया क्या झगड़ते हो, कोई भी बन जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बोला बताती है या नहीं। तो महिला ने बोला कि देखो, राजा तो अगला सांगा ही बनेगा।
तो इस बात से पृथ्वीराज को बहुत गुस्सा आया और उसने वहीं तलवार निकालकर सांगा की आंख फोड़ दी और दोनों भाई सांगा पर टूट पड़े। तो ये जो विवाद चल रहा था, इससे भागकर राणा सांगा ने अजमेर में एक जगह है श्रीनगर, वहाँ पर करमचंद पंवार रहते थे, उनके पास शरण ली। तो क्वेश्चन अगर आता है कि राणा सांगा ने भाइयों से विवाद के बाद जो शरण ली, किसके पास ली? करमचंद पंवार के पास। कौन सी जगह ली? श्रीनगर, अजमेर में। तो आगे पहले हमने देखा कि थोड़े समय बाद जयमल की भी मृत्यु हो जाती है सोलंकियों से लड़ते हुए। जयमल की भी मृत्यु हो गई। फिर देखा पृथ्वीराज को भी जहर के लड्डू खिलाकर मार दिया गया। तो ये दोनों जब मर गए तो रायमल को पता लगा कि अब मर चुके हैं, अब झगड़ा शांत हो गया है, तो वो वापस आ गए मेवाड़ में। और रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ के अगले राणा सांगा बने। तो इस तरह राणा सांगा को अपना शासन मिला। अपने भाइयों से विद्रोह के चलते हुए वो शरण लेकर रहे और बाद में दोनों भाइयों की मृत्यु होने के बाद वापस मेवाड़ पर अपना शासन स्थापित किया। अब सांगा के 3 युद्ध तो और भी हैं, पहले हम इन 3 युद्ध को देखते हैं। पहला है खातौली का युद्ध, दूसरा बाड़ी का युद्ध और तीसरा गागरोन का युद्ध। इन तीनों युद्धों में विजेता सांगा ही रहे थे। खातौली का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के खिलाफ 1517 ईस्वी में। बाड़ी का युद्ध भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ ही हुआ था, ये 1518 में था। और गागरोन का युद्ध हुआ था महमूद खिलजी के खिलाफ, ये 1519 में। ये 3 सालों तक लगातार युद्ध चले और तीनों में सांगा विजयी रहे। खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध और गागरोन का युद्ध। तो सांगा इन तीनों युद्धों में विजय रहे। इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया, इसमें फिर से इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसमें महमूद खिलजी को पराजित किया। अगले जो युद्ध है, इसमें जो महमूद खिलजी था उसको गिरफ्तार किया था हरिदास चारण ने। ये सांगा के सहयोगी थे। तो सांगा ने इस खुशी के मौके पर उनको 12 गांव मेवाड़ के भेंट कर दिए थे। तो अगर क्वेश्चन आता है महमूद खिलजी को किसने गिरफ्तार किया, तो हरिदास चारण ने महमूद खिलजी को गिरफ्तार किया था। गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी से हुआ था युद्ध सांगा का, तो उसमें हरिदास चारण ने उनको गिरफ्तार किया। और सांगा ने ईडर एक जगह है जो गुजरात में पड़ती है, गुजरात के भारमल व मुजफ्फर शाह को भी पराजित किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये भी आप याद रखना कि ईडर गुजरात के किस शासक को सांगा ने पराजित किया? भारमल व मुजफ्फर शाह को। आगे देखते हैं। अगले ये जो युद्ध है ये बड़े इम्पोर्टेंट युद्ध हैं। जो मुग़ल भारत में अपना शासन स्थापित करना चाह रहे थे, शुरुआत का ही समय है तब बाबर था। पहला हम जानते हैं मुग़ल वंश का संस्थापक भारत में बाबर था। तो बाबर के साथ ये जो 2 युद्ध हुए हैं, एक तो बयाना का युद्ध और एक खानवा का युद्ध। बयाना भरतपुर में है, खानवा भी भरतपुर में है। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। इसमें सांगा विजयी रहा और बाबर को पराजित कर दिया गया था। उस समय बयाना पर बाबर ने अपना अधिकार कर रखा था और बयाना का किला दिया हुआ था मेहंदी ख्वाजा को। तो जब मेहंदी ख्वाजा को खबर लगी कि सांगा आक्रमण करने आ रहा है, तो उसने बाबर को सूचना भिजवाई कि सेना भेजिए, इतनी कम सेना से काम नहीं चलेगा। तो बाबर ने एक सेनापति भी भेजा अपना, सुल्तान मिर्ज़ा, उसके साथ सेना भेजी। तो सांगा ने मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्ज़ा दोनों को पराजित किया और इस तरह बाबर भी इस युद्ध में पराजित हुआ और बयाना के युद्ध में सांगा विजयी हो गया। राणा सांगा विजयी रहे। लेकिन जो खानवा का युद्ध था ये खानवा भी भरतपुर में है, ये हुआ था 17 मार्च 1527 में। इसमें बाबर विजयी हो गया था। ये देखिए लगभग 1 महीने बाद की घटना है। लेकिन वीर विनोद कहता है, पुस्तक है वीर विनोद, उसके अनुसार जो खानवा का युद्ध था ये 16 मार्च को हुआ था। तो वैसे तो आपको डेट याद रखनी है 17 मार्च 1527, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि वीर विनोद के अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ, तो आप डेट देंगे 16 मार्च 1527। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और उसने गाजी की उपाधि धारण की। ये जब युद्ध शुरू होने वाला था तो बाबर के जो सैनिक थे वो बहुत परेशान हो गए थे। एक तो पिछले युद्ध में वो हार गए थे और मौसम भी उनके अनुकूल नहीं था। मार्च में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है हमारे यहाँ पर।
वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, पिछले युद्ध में पराजित थे, और ज्योतिषियों ने भी भविष्यवाणी की हुई थी कि बाबर इसमें पराजित होगा, तो उन्होंने युद्ध पे जाने से मना कर दिया। 1 महीने तक तो तैयारी करते रहे, लेकिन लास्ट में उन्होंने मना कर दिया। बाबर ये देख के सोच में पड़ गया कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो हार जाएंगे हम। तो उसने इस युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा की। जिहाद मतलब इसको धर्म युद्ध बनाया। उसने सैनिकों के सामने एक बहुत ही अच्छा भाषण दिया युद्ध से पहले, और उसमें बोला कि मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा, मेरे साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपने खुदा के लिए कर रहा हूँ। और ये धर्म युद्ध है, हम चाहते हैं कि हमारे अल्लाह का साम्राज्य पूरे दुनिया में फैले, इसीलिए हम ये युद्ध कर रहे हैं। दूसरा, उसने शराब ना पीने की प्रतिज्ञा की। बाबर बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता था, सैनिकों को भी पता था कि वो आधे से ज़्यादा टाइम नशे में रहता था, तो उसने शराब का भी पीना बंद कर दिया, घोषणा कर दी कि मैं आज के बाद शराब भी नहीं पीऊँगा। तीसरा, उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर माफ़ कर दिया। वो मुस्लिम व्यापारी थे, उनसे एक टैक्स लिया करता था, उसका नाम था तमगा, उसने वो भी माफ़ कर दिया। तो इन 3 कारणों से जिहाद की घोषणा, शराब ना पीने की प्रतिज्ञा और तमगा कर माफ़ कर देने से सैनिकों में काफ़ी जोश आ गया, और फिर वो युद्ध के लिए आगे बढ़ गए, और इस तरह बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ। इस युद्ध में सांगा जब घायल हो गए थे, तो घायल सांगा की जगह पर झाला अज्जा ने उनका स्थान लिया। ऐसा प्रचलन में था उस समय कि जब राणा घायल हो जाता था तो उसको युद्ध से ले जाते थे, और उनकी जगह पर कोई भी झाला उनका जो मुकुट धारण करके उनके स्थान पर युद्ध करता था। खाली नहीं छोड़ते थे मैदान को किसी भी नेतृत्व के अभाव में, बल्कि कोई भी झाला आकर राणा की जगह पर अपना नेतृत्व संभालता था। सांगा का घायल हो जाने के बाद उनको बसवा ले जाया गया, दौसा में एक जगह है बसवा, वहाँ पर उनका इलाज किया गया। जब दौसा में सांगा पहुँचे, बेहोश थे, जब उनको होश आया तो उनको पता लगा कि बाबर युद्ध जीत गया है और अब वो दूसरी जगह आक्रमण करने जा रहा है। एक थे मेदिनी में चंदेरी राय, उनके पास आक्रमण करने जा रहा है। तो बाबर बहुत ही सांगा गुस्से में हो गया, और उसने कहा कि नहीं, हमें तुरंत सेना तैयार करो, हम दोबारा से आक्रमण करेंगे। लेकिन जो सांगा के साथी थे, सेनापति थे, उनको लगा कि यार ये हम अभी पराजित होकर आए हैं, सांगा इस स्थिति में भी नहीं है कि वो लड़ सके, अगर हम युद्ध में गए तो निश्चित हमारी मृत्यु होगी। तो उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में एक जगह इरिच, वहाँ पर जहर दे दिया था सांगा को। जहर देने के बाद वो जो थोड़ा आगे चले तो यूपी में जगह पड़ती है कालपी, वहाँ पर सांगा का काल आ गया था। काल मतलब मृत्यु हो गई, वहाँ पर कालपी में मृत्यु हो जाती है सांगा की। और फिर उनको वापस भीलवाड़ा में मांडलगढ़ ले आते हैं, वहाँ उनकी छतरी बनी हुई है। तो देखिए, ये जो जर्नी है बसवा से लेके मांडलगढ़ की, ये चारों जगह आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। एक तो सिंपल है, बिकम। देखिए, बी से आप याद रखिए बसवा, ठीक है। यहाँ पर घायल हुए, वो इलाज किया गया, जो घायल सांगा का इलाज किया गया, ठीक है। ई से आप याद रखिए इराच, इरीच या इराच बोलते हैं, ये जगह है, वहाँ पर उनको जहर दिया गया। सी से आप याद रखिए कालपी, कालपी काल से याद रखिए, काल यानी मृत्यु होती है, मृत्यु आती है, बोलते हैं काल आ गया, तो कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। और एम से आप याद रखिए मांडलगढ़, तो मांडलगढ़ में उनकी मृत्यु, छतरी बनी हुई है, सॉरी। तो ये बिकम में बी, ई, सी और एम, ये 4 लेटर आपको याद रखने, इससे याद हो जाएगा। बसवा, बी से बसवा, बसवा में उनका इलाज किया गया। ई से इरीच, का इरीच में उनको जहर दिया गया। सी से कालपी, कालपी में उनकी मृत्यु हो जाती है, और मांडलगढ़ में उनकी छतरी बनी हुई है। एक ट्रिक तो ये है। और अगर आप दूसरी ट्रिक देखना चाहें, मैंने एक दूसरी ट्रिक भी बनाई है, वो इस तरह से है, ये देखिए। 1 मिनट में जूम कर लेता हूँ इसको। ये देखिए, ये हमारे सांगा है और ये है बस। एक, तो ये सांगा है हमारे और ये बस है। बस से आप याद रखिए बसवा, ठीक है। सांगा को जाना था बस में, लेकिन यहाँ एक ई रिक्शा वाला खड़ा हुआ था। ई रिक्शा से आप याद रखिए इरीच,
इसमें 2 वर्ड सेम है, 2 लेटर सेम है, इरीच। इसने आवाज़ दी कि आ जाओ आ जाओ, मैं लेके चलूँगा तुम्हें। इसने इनको कॉल लगाया, कॉल मतलब आवाज़ दे के बुलाया, तो कॉल से आप याद रखिए कालपी। तो ठीक है, फिर सांगा मान गए और मानकर दोनों ही रिक्शा में बैठ के चल दिए गए। मान से आप याद रखिए मांडलगढ़, ऐसे याद है। ये ट्रिक बनाइए, आप इसको विजुअलाइज कर लीजिए। एक बस खड़ी है, ई रिक्शा खड़ा है, सांगा आ रहे हैं। बस से याद रखिए बस व ई रिक्शा से इरीच, वो उनको कॉल लगा रहा है, आवाज़ दे के पुकार रहा है, तो उससे आप याद रख लीजिए इरीच। काल, कॉल से कालपी जहाँ मृत्यु हुई, और दोनों फिर मान कर चल दिए तो मांडलगढ़, ऐसे। ठीक है, आगे हम देखते हैं खानवा के युद्ध के कारण क्या थे। एक तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, भाई दोनों ही अपने अपने जगह पर बड़े शासक थे, बाबर भी था और सांगा भी था। एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, तो ये कारण था। सांगा का दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार, सांगा ने दिल्ली का जो क्षेत्र था उसके कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया था, कुछ क्या कई गांवों पर अधिकार कर लिया था, और बाबर को ये बात पसंद नहीं आई, ऑब्वियसली नहीं आएगी। तो एक ये भी कारण था कि उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब एक जो सांगा के पूरे युद्ध थे, जिसमें खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरौन का युद्ध, और ये 2 बयाना और खानवा के युद्ध, इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप देख लीजिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। सेंटेंस इस तरह है, खेत और बाड़ी में लदे हुए साग को देखकर गगन का मन खिल गया, लेकिन बरबर बौना सब खाने आ गया। खेत आप जानते हैं, और बाड़ी होती है जहाँ सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं, उसको बाड़ी बोलते हैं। तो लदे हुए साग, वहाँ साग लदे हुए थे, यानी बहुत अच्छी साग सब्जी होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो बहुत अच्छी मात्रा में सब्जियाँ उगी हुई थी। तो उनको देखकर गगन का मन खिल गया। गगन का खेत बाड़ी थी, तो उसका मन खिल गया कि अच्छी पैदावार हुई है इस बार। लेकिन वहाँ एक बर्बर बौना रहता था, उस गांव में एक बर्बर बौना रहता था, वो सब खाने आ गया, वो सब कुछ खा जाता था। तो ये अगर आपने विजुलाइज कर लिया तो देखिए, सबसे पहले खेत है, इससे है खातौली, और बाड़ी से बाड़ी का युद्ध, लदे हुए से लोदी, और साग से सांगा। तो सांगा ने खातौली का युद्ध किया था लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी, और बाड़ी का युद्ध भी किया था लोदी के साथ। जीत तो सांगा गया था, ये तो आप याद रख ही लोगे कौन जीता था। सांगा एक युद्ध में पराजित हुआ था, लास्ट वाले में खानवा में, बाकी सब में तो विजयी रहा ही था। तो खेत से खातौली, बाड़ी से बाड़ी, और लदे हुए से लोदी। तो लोदी के साथ सांगा ने ये दोनों युद्ध किए, खातौली और बाड़ी का, और इसमें विजयी रहा सांगा। फिर तीसरा युद्ध था गगन से, आप याद रखें गागरोन, और खिल से खिलजी। गगन का मन खिल गया, गागरोन का युद्ध हुआ था खिलजी के साथ, महमूद खिलजी के साथ सांगा का गागरोन का युद्ध हुआ था, इसमें भी सांगा जीत गया था। फिर अगले युद्ध है बर्बर, बर्बर से आप याद रखिए बाबर। बाबर के साथ 2 युद्ध हुए थे, बयाना का और खानवा का। तो बौना से आप याद रखिए बयाना, आप इसकी जगह बना वर्ड यूज़ कर लीजिए, बना भी होता है ना, बना बोलते हैं कई लोगों को, तो मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया कोई बुरा मान जाए, तो इसलिए अब जो भी आपको ठीक लगे आप यूज़ कर लीजिए। तो बौना से आप याद रखिए बयाना, और खाने से खानवा। तो बयाना के युद्ध में सांगा विजयी रहा, और खानवा के युद्ध में सांगा पराजित हो गए। इस ट्रिक से आपको एक तो सीक्वेंस भी याद हो जाएगा युद्धों का, कि सबसे पहले खातौली का युद्ध हुआ, फिर बाड़ी का हुआ, फिर गागरौन का युद्ध हुआ, उसके बाद बयाना का, और लास्ट में खानवा का। इनका सीक्वेंस भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित युद्धों को इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाइए। तो आपको इस ट्रिक से वो सीक्वेंस भी याद हो जाएगा, और किसका किससे युद्ध हुआ वो भी आपको याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक थी, आप इसको 2-4 बार लाइन को रिपीट करेंगे, याद हो जाएगी आसानी से, और ये 5 युद्ध तो आपको टिप्स पे आ ही जाएंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। अब हम देखते हैं जो ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध से पहले एक प्रथा है राजस्थान में, पाती पर्वन। पाती का मतलब होता है पत्र, और पर्वन का मतलब होता है भेजना। तो खानवा के युद्ध से पहले सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखकर सहायता मांगी थी, इसी को पाती पर्वन कहा गया था। तो क्वेश्चन आ जाए, पाती पर्वन के द्वारा कौन से राजा ने किस युद्ध से पहले सहायता मांगी थी, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले। तो सांगा ने
खानवा के युद्ध से पहले राजस्थान के सभी राजाओं से सहायता मांगी थी। अब देखिए इसमें कौन कौन सहायता करने के लिए आए थे वो हम एक बार देख लेते हैं। आमेर से पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, मेड़ता से वीरमदेव, सिरोही से अखैराज देवड़ा, चंदेरी एमपी से मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। महमूद लोदी को जब दोनों युद्ध खातोल, इब्राहिम लोदी वही है, महमूद लोदी का भाई है इब्राहिम लोदी, जिसको पराजित किया था खातौली और बाड़ी के युद्ध में। उस टाइम तो इनका युद्ध चल रहा था, लेकिन जब बाबर आक्रमण करने आया तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों आपस में मिलकर, सांगा और लोदी, बाबर के खिलाफ युद्ध करेंगे। इसने उसकी सहायता भी की थी सांगा की, तो ये भी आया था महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई था। ईडर के भारमल, ईडर गुजरात में पड़ता है, वागड़ के उदय सिंह, प्रतापगढ़ देवलिया, प्रतापगढ़ के बाघ सिंह, सादड़ी के झाला अज्जा, सलूमबर के रतन सिंह चूड़ावत। चूड़ावत ये अलग शाखा बनाई थी चूड़ा ने, जब उनको सलूमबर का सामंत बनाया गया था। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चूड़ा को दिए गए थे जब उन्होंने मेवाड़ के शासन नहीं लिया था। पढ़ा है आपने पहले, तो वहाँ से ये शाखा शुरू हुई चूड़ावत। तो रतन सिंह चूड़ावत थे सलूमबर के, और मेवात के हसन खां मेवाती। तो ये सारे जो राजा थे वो राणा सांगा की सहायता करने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हम ये युद्ध हार गए, क्योंकि एक तो बाबर के पास हथियार जो थे, एक तो उसने तोपों का इस्तेमाल किया था। हमारे यहाँ तोपें कोई जानता भी नहीं था, तोपों का उपयोग किया था बाबर ने। हमारे यहाँ के जब उन्होंने तोपें चलाना शुरू की तो हमारे यहाँ के जो भी योद्धा थे, लड़ाके थे, सब डर कर भाग खड़े हुए। आग निकल रही थी, बारूद फट रहा था, तो उनके समझ में नहीं आया कि ये क्या है। हम तलवार भाले से युद्ध करना जानते थे, जब बारूदें देखी, तोपें देखी तो घबरा गए। एक कारण तो ये था। दूसरा, हमारे हथियार जो थे बहुत भारी भरकम हुआ करते थे, और जो इनके हथियार थे मुग़लों के, काफ़ी लाइट वेपन्स थे, तो उनसे लड़ने में आसानी रहती है। भारी हथियार आप उठाओगे इतने में तो वो आपका काम तमाम करके चला जाएगा। हमारे जो ये थे घोड़े, हाथी, हमारे राजा के हाथियों पे ज़्यादा युद्ध करते थे, उनकी शान थी, ऊंचे ऊंचे दिखने वाले। अब हाथी युद्ध के लिए उतना फुर्तीला जानवर नहीं है जितना कि घोड़ा है, तो एक ये भी कारण था। दूसरा, एक युद्ध पद्धति थी तुलगमा, बाबर की तुलगमा युद्ध पद्धति, ये भी कारण था। ये पीछे से आकर अटैक करते थे, हम सामने से ही अटैक करते थे। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हो गया था। राणा सांगा की उपाधियां देख लेते हैं। एक तो उपाधि थी हिंदूपथ, और एक सैनिकों का भग्नावेश। भग्न होता है अग्नि, और भग्नावेश यानी बचा हुआ अंश। तो बिल्कुल इस तरह शरीर, बिल्कुल सांगा के कहते हैं शरीर पर 80 घाव थे, आँख फूटी हुई थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, बुरी तरह शित विशित शरीर था, तो इसलिए उनको सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं। सांगा के दरबार में 7 तो राजा रहते थे, 9 राव और 104 सरदार। राजा बड़ी उपाधि है, राव उससे थोड़ी छोटी है टाइटल, और सरदार उससे छोटा। तो इतने लोग तो सांगा के दरबार में उपस्थित रहते थे, ऐसा बताते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मेवाड़ की हिस्ट्री का 3rd पार्ट। इसमें हमने रायमल के बारे में पढ़ा, और महाराणा सांगा या संग्राम सिंह के बारे में पढ़ा, और एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध था खानवा का युद्ध, राजस्थान की हिस्ट्री का, जिससे यहाँ पर मुग़लों का शासन शुरू हो गया। धीरे धीरे उन्होंने एंटर करना शुरू कर दिया था। तो ये था 3rd वीडियो। अगले वीडियो में हम आगे की मेवाड़ की अगली हिस्ट्री देखेंगे कि राणा सांगा के बाद कौन कौन शासक बने, क्या क्या घटनाएं हुई राजस्थान की हिस्ट्री में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।